अब कोलकाता में एक महीने से एक मैसिव पब्लिक मूवमेंट चल रहा है। निर्भया, हाथरस, कठुआ, हैदराबाद, कलकत्ता, बंगाल की जिस डॉक्टर बेटी की हत्या हुई, बलात्कार हुई, उसका नाम पॉर्न वेबसाइट्स पर ट्रेंडिंग में रहा है बहुत दिनों तक। ये है हमारा समाज। और कोई घटना घटेगी, कहेंगे अरे ये कपड़े ठीक से नहीं पहनती हैं इसलिए रेप हो जाता है। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। और जो 3-3 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है फिर, और जो 70-80 साल की वृद्धाओं का रेप हो रहा है, उसकी क्या बात है? क्योंकि जब एक रेप की घटना हो जाती है तो हर घर में माँ बाप को ये हक मिल जाता है कि अब लड़कियों को और दबाओ और बोलो तू बाहर निकलेगी तो तेरा भी रेप हो जाएगा, चल चुपचाप घर में बैठ। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती नहीं, चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो आपने मतलब औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। आपकी जो पार्लियामेंट है और आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें 150 से ज्यादा ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी और एमएलए, जिन पे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुकदमे चल रहे हैं। ये सारा जो आंदोलन है इसकी उपयोगिता इसी में है कि अगर वो कल्चर बदल पाए तो। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, मैं कोलकाता से हूँ। आपने एक महीने पहले यहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए घटना के बारे में बात की है। अब कोलकाता में एक महीने से एक मैसिव पब्लिक मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर। और कल यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने ही जो जूनियर डॉक्टर्स है उन्होंने एक प्रोटेस्ट गैदरिंग किया था, तो मैं भी वहाँ पर गया था। मैं खुद प्रोफेशनली मेडिकल प्रोफेशनल से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं और मेरे जैसे बहुत लोग वहाँ पे गए थे। मुझे अभी लग रहा है कि बात सिर्फ ये हेल्थ सिस्टम की नहीं है, ना ही ये कोई महिला पुरुष के ऊपर हुए मर्डर या रेप की है। आज का जो आंदोलन हो रहा है वो एक ब्रेक पॉइंट जैसे कुछ खटक मतलब एक पॉइंट का आउटकम जैसा है। सालों से देख देख कर और सहकर थक थक गए हैं अभी। और कोलकाता के अलावा एक महीने के अंदर उज्जैन में हम देख रहे हैं कि पब्लिक में रेप हो रहे हैं, लोग वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो काम में वापस आ जाए। और ये जो सिस्टम है जिसके वजह से ये हादसा हो रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और सबसे ट्रैजिक एंड कॉमिकल बात उन्होंने जो कहा कि एक महीने से तो आंदोलन चल रहा है, अब सामने ही दुर्गा पूजा है, सभी अब मतलब उत्सव के मूड में वापस आ जाए, फेस्टिविटीज के मूव में वापस आ जाए। तो हम महिलाओं के साथ जो हो रहा है, इस हिंसा के साथ दुर्गा पूजा कैसे बनाएं और इसको सेलिब्रेट करें, यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, 9 अगस्त की घटना थी और जो उसमें राजनीतिक कोण दिए जाते हैं इधर उधर तमाम पक्षों से, वो तो अपनी जगह है ही, वरना उनको हटा दीजिए तो लगभग स्पष्ट मामला है कि अपराधी कौन है। अपराधी जल्दी पकड़ा भी गया। कोर्ट ने भी कलकत्ता पुलिस को पहले आड़े हाथों लिया, फिर जब पुलिस ने वहां पर जाकर के अपनी पूरी कार्रवाई बता दी मिनट दर मिनट, तो कोर्ट ने भी लगभग मान ही लिया है कि हाँ, जो पूरी प्रक्रिया रही है उसमें मुजरिम को पकड़ने की और फिर आगे न्याय व्यवस्था में उसको देने की, वो लगभग ठीक ठाक रही है। तो अभी जो आंदोलन हो रहा है इसके बारे में एक विशेष बात हमको शायद समझनी चाहिए। वो ये है कि ये कल्प्रिट को पकड़ने के लिए तो नहीं हो रहा है। हालांकि कह हम यही रहे हैं कि कल्प्रिट कल्प्रिट माने जो दोषी है, कि दोषी को पकड़ने के लिए अभी भी हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। पर बात तो उस एक दोषी, उस एक कल्प्रिट की नहीं है। वो तो पकड़ा गया है, वो तो पकड़ा गया है। और बहुत सारा फेक न्यूज़ वगैरह रहा मीडिया में, उसको आप हटा दीजिए तो संभावना यही लग रही है कि वही दोषी है, वो पकड़ा गया है। जहां तक उस एक्ट की बात है, वो जो ट्रेजिक और
वायलेंट एक्ट है उसका तो एक ही दोषी है और वो अभी सलाखों के पीछे है। तो फिर ये प्रश्न बहुत गहरा हो जाता है, इंट्रीगिंग हो जाता है कि आंदोलन हो क्यों रहा है, क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो कोई नाटक तो नहीं कर रहे हैं। उनकी चोट लगी हुई है, वो किसी बात पर दुखी भी हैं और क्रोधित भी हैं। उनका दुख, उनका क्रोध असली है, इसीलिए आंदोलन हो रहा है। अब जो इस पूरे कांड में हत्यारा था और बलात्कारी था वो पकड़ा गया है, आगे उस पर कार्रवाई होगी, हो सकता है फांसी भी हो जाए उसको, तो वो तो पकड़ा गया है। लेकिन फिर भी ये आंदोलन चल क्यों रहा है? बंगाल और पूरा देश ही इतना क्षुब्ध क्यों है? इस पर हम विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बात कल्प्रिट की नहीं है, बात कल्चर की है। शायद जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो इस बात को इन शब्दों में ना बोल पाए, पर सबके मन में भाव यही है कि असली दोषी कोई एक कल्प्रिट नहीं है, असली दोषी पूरा कल्चर है। इसलिए ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। और मैं समझता हूं कि इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा भी शोक की छाया में ही रहेगी। बंगाल में तो हम मानते हैं कि दुर्गा माँ तो है ही, पर दुर्गा पूजा में वो बेटी बन जाती हैं। कि बेटी अपने मायके आई है 4 दिन को, ये कह के हम दुर्गा पूजा मनाते हैं। और बंगाल की ही बेटी के साथ ये विभत्स कांड हुआ है, बंगाल कैसे खुश हो पाएगा? बेटी घर आई है, इसी बात का उत्सव मनता है। कैसे उत्सव मना पाएंगे जब बेटी के साथ ये हादसा हो गया? तो बंगाल, कलकत्ता, भारत पूरा जवाब मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। और न्याय बस ये बात नहीं होती है कि एक आपने व्यक्ति को पकड़ लिया। एक व्यक्ति तो जो था वो तो पकड़ा गया है। अगर न्याय इतनी सी बात होती कि जिसने वो कुकर्म करा है उसको पकड़ लो, तो फिर तो हो गया, आंदोलन रुक जाना चाहिए था ना। लोग संतुष्ट हो जाते, लोग कहते एक व्यक्ति ने ये जघन्य हत्याकांड करा है, वो पकड़ा गया है, आगे का काम अदालत देख लेगी, कम से कम उम्र कैद होगी और हो सकता है कि फांसी भी हो जाए। तो लोग अपने घर चले जाते, लोग कहते हो गया, जस्टिस हो गया, इंसाफ हो गया, लोग घर चले जाते। पर लोग घर नहीं जा रहे हैं। अब तो स्थिति ऐसी बन गई है आज के दिन, या आज की ही जो घटना है, जब तक ये जो हमारी आपकी बातचीत है ये लोगों तक पहुंचेगी तब तक घटनाक्रम में 2-4 घटनाएं और जुड़ चुकी होंगी, क्योंकि रोज ही नया नया कुछ हो रहा है। पर अभी आज की स्थिति ये है कि डॉक्टरों को एक थोड़ा दबे तरीके से ये तक बोल दिया गया है कि तुम्हारी नौकरी पे भी बात आ सकती है, अब काम पे लगो। सरकार के द्वारा और न्यायालय के द्वारा डॉक्टरों पर अब थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि अब ये बहुत हो गया, तुम जाओ काम पर लगो। बात समझ में आ रही है? और अभी तक प्रशासन ने भी जो एक कह दीजिए कि मजबूरी के नाते उदारता दिखाई थी कि जो लोग प्रदर्शन, धरना वगैरह कर रहे थे या रैली मार्च कर रहे थे, उनके साथ किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करा था, वो चीज़ भी अब धीरे धीरे रुकेगी। अब आप पाओगे कि अब बल प्रयोग भी होने लग गया है, क्योंकि ये बात प्रशासन को अखरती है ना कि सामान्य जीवन वापस क्यों नहीं आ रहा। अब एक घटना घटी थी, अब कर लिया आपने 1 महीने उस पर, आपको जो प्रदर्शन करना था, प्रशासन चाहेगा कि अब आप वापस जाइए, पर लोग वापस जाने को तैयार नहीं है। लोग अपनी नौकरी खोने को तैयार हैं, लोग पुलिस का डंडा खाने को तैयार हैं, पर लोग लाइफ एज यूजुअल पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम ये इतनी आसानी से नहीं होने देंगे कि लेट्स रिटर्न टू आवर नॉर्मल लाइफ, कर लिया जितना धमाल, धरना, प्रदर्शन था, हो गया, अब चलो वापस चले, क्योंकि अब वैसे भी त्योहारों का मौसम आ रहा है। लोग इसके लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। लोग राज़ी नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह समझिए। कल्प्रिट एक व्यक्ति नहीं है, कल्प्रिट एक कल्चर है। लोग स्वयं भी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि कल्प्रिट कल्चर है।
पर लोग इतना तो समझ ही रहे हैं कि कल्प्रिट एक व्यक्ति नहीं है, इतना तो उन्हें भी समझ में आ रहा है। और इसी बात के लक्षण के तौर पे देखिए कि लोग कहते हैं नहीं, इस व्यक्ति के पीछे कोई होगा। बहुत दिनों तक इस तरह के अनुमान चलते रहे, कयास लगते रहे, स्पेकुलेशन होता रहा कि इस व्यक्ति के पीछे कोई होगा। फिर ये होता रहा कि इसमें क्या पॉलिटिकल एंगल भी है, कोई इसके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल के क्या कोई पॉलिटिकल पैटर्न्स हैं। ये सब बातें होती रहीं। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम सब जान रहे हैं दिल ही दिल में कि किसी एक इंसान भर का कुकर्म नहीं है ये। इसके पीछे और भी कुछ है। इसके पीछे क्या है ये हम समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति तो पकड़ लिया गया, पर उससे हमें संतोष ना हुआ है, ना होना चाहिए। जो एक व्यक्ति था वो पकड़ लिया गया है, और जल्दी पकड़ लिया गया था, मेरे ख्याल से अगले दिन पकड़ लिया गया था। जी। तो अगर बात बस एक इंसान को पकड़ने की होती तो ये आंदोलन कब का ठंडा पड़ चुका होता। लेकिन हम सब जानते हैं कि बात एक उस इंसान की है ही नहीं, उस इंसान के पीछे कुछ है। तो जितने लोग बंगाल में प्रदर्शन कर रहे हैं वो वास्तव में चाहते हैं कि तुम उसको पकड़ो ना जो उस इंसान के पीछे है। प्रश्न ये, उस इंसान के पीछे कौन है? लोग सोच रहे हैं उस इंसान के पीछे भी कुछ और इंसान है। हम सोच रहे हैं कि उस इंसान के पीछे भी कुछ और इंसान है। इंसान नहीं है उसके पीछे, उसके पीछे पूरा कल्चर है। द रियल कल्प्रिट इज द कल्चर इटसेल्फ। उसको हमें कहना चाहिए रेप कल्चर। रेप कल्चर। तो ये सारा आंदोलन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, लगभग सबकॉन्शियसली उस कल्चर को बदलने के लिए हो रहा है। बस हम शायद इस बात को इन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे कि साहब कल्चर को डालो सलाखों के पीछे। एक दो इंसानों को सलाखों के पीछे डालने से क्या होगा? निर्भया, हाथरस, कठुआ, हैदराबाद, कलकत्ता, एक के बाद एक जघन्य हत्याकांड होते रहते हैं, रेप मर्डर केसेस। हर साल ही होता है लगभग कुछ ना कुछ। और फिर हम कहते हैं अरे भारत की आत्मा हिल गई, इतना जबरदस्त कुछ हुआ। तुम बोल लेते हो 2-4 दिन के लिए, उसके अगले साल फिर कुछ इतना बड़ा मामला सामने आ जाता है। और सामने आए ना आए, भारत में हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है, ये हम जानते ही हैं। और ये जो 15 मिनट में रेप का आंकड़ा है, ये बस रजिस्टर्ड आंकड़े हैं। जो अनरजिस्टर्ड आंकड़े हैं, जो पर्दों के पीछे हो रहे हैं, जो सम्माननीय जगहों में और संस्थानों में हो रहे हैं, घरों में हो रहे हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इस बार जो बंगाल में भूचाल आया है, वो वास्तव में कह रहा है कि हमें ये कल्चर ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ये संस्कृति जिसमें रेप नॉर्मलाइज्ड है, जिसमें रेप एक नॉर्मल बात है कि हर साल हो जाता है, ठीक है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। फिर कोई मर गया, आगे बढ़ जाओ। आप बात समझ रहे हो? और जब तक ये कल्चर रहेगा तब तक ये रेप लगातार होते रहेंगे। हम वास्तव में जब तक इस कल्चर के अंदर है ना, हम रेप रोकने की नहीं बात करते, हम रेप के मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब तक आप इस कल्चर के अंदर रहते रहते कहते हो कि रेप को रोको, स्टॉप रेप, स्टॉप रेप, तब तक आप रेप रोकोगे नहीं। आप बस रेप को मैनेज करोगे, आप रेप को रेगुलेट करोगे, आप रेप को लेके बस एक तरह के नियम बनाओगे कि ऐसे ऐसे करो तो रेप नहीं होगा, ऐसे ऐसे करो तो नहीं होगा। या इन माहौलों में थोड़ा बहुत रेप चलता है, उदाहरण के लिए मैरिटल रेप, जो कि भारत में शायद रेप का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। अगर सही में गणना की जाए कि जो भारत में बलात्कार होते हैं, सबसे ज़्यादा बलात्कार कहाँ होते हैं, वो तो जो वैवाहिक शयन कक्ष है उसमें होते हैं, इन द मैरिटल बेडरूम। सबसे ज़्यादा रेप तो वहाँ होते हैं शादी के बाद। तो उस तरह का रेप हम कहते हैं ठीक है, वो वेल मैनेज्ड रेप है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। जो हमारी पूरी संस्कृति ही है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि वो रेप को मान्यता दे रही है। बस वो कहती है कि इतने ज्यादा ना हो, इतने विभत्स ना हो। क्यों? क्योंकि उसके केंद्र में ही ये बात बैठी हुई है कि महिला के जीवन
का मुख्य काम सेक्सुअल है। और जब तक ये बात रहेगी तब तक जिसको आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हो वो भी रहेगा, जिसको आप टॉक्सिक पैट्रियार्की कहते हो वो भी रहेगा, वो सब रहेगा। रेप एक इवेंट नहीं होता, रेप एक कल्चर होता है। और कल्चर माने मान्यता, व्यवहार, रुख, रवैया, एटीट्यूड, ये सब कुछ मिलके कल्चर बनता है। बिलीफ्स, एजम्पशंस, परंपराएं, ये सब कल्चर में आते हैं। जो हमारा कल्चर है वो कहीं ना कहीं रेप की तरफ परमिसिव है। ये बात हम मानना नहीं चाहेंगे, मानने में बहुत बुरी लगती है, पर नहीं होता तो भारतीय समाज में इतने व्यापक पैमाने पर नहीं हो रहे होते रेप। और रेप की तरफ परमिसिव है हमारा कल्चर। आपने उज्जैन का नाम लिया था ना अपने सवाल में। उज्जैन में आपको पता है ना क्या हुआ था? ऐसा नहीं है, यहां पर तो फिर भी ये था कि सेमिनार हॉल बंद था और रात के 3 बजे थे और लोगों को पता नहीं चला। जो बंगाल में हुआ है वहां पर तो दूसरों को पता नहीं चला, पर जो उज्जैन में हुआ है वहां तो मामला बिल्कुल एक फुटपाथ पर हो रहा है और एक बड़ा व्यस्त सा चौराहा था और वहां पर वो हुआ है और आते जाते लोगों की वहां भीड़ उसको देख रही है और एक आदमी ने बाकायदा उसका वीडियो बनाया है और वो सर्कुलेट हुआ है, वीडियो वायरल भी हो गया है वीडियो। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहां रेप चलता है। रेप चलता नहीं होता तो इतने सारे लोग खड़े होकर के खुलेआम चौराहे पर, फुटपाथ पर रेप होता कैसे देख रहे होते? रेप चलता है, ये कल्चर है, रेप चलता है। एक दो नहीं, शायद दर्जनों की, सैकड़ों की भीड़ वहां खड़ी रही होगी, वो सब देख रहे खड़े होकर के। एक बिजी ट्रैफिक की स्थिति थी, वो एक बिजी क्रॉसिंग है वो उज्जैन की। और उज्जैन एक धार्मिक नगरी भी है। और आपने बात करी बंगाल के मुख्यमंत्री की, उज्जैन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नगरी है और लोग देख रहे हैं। ये चलता है ना, हमारे यहां चलता है, इट्स अलाउड। हम मानेंगे नहीं इस बात को। जैसे आप किसी से बोलोगे कि साहब हमने ना अपना जो पॉपुलर कल्चर है वो ऐसा बना लिया है कि उसमें रेप इज काइंड ऑफ अलाउड, तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे नहीं साहब ऐसा थोड़ी है, हमारे कल्चर में रेप अलाउड थोड़ी है। पर अलाउड नहीं है तो लोग खड़े होकर देख क्यों रहे थे रेप को? अलाउड है तभी तो देख रहे थे। कल्चर क्या होता है? कोई लिखित नियमों का नाम कल्चर नहीं होता। जो आम जनता का व्यवहार होता है वही कल्चर होता है। आप अगर बाहर जाओ कहीं, आप मान लीजिए आप जाते हो फ्रांस, आप वापस आओ, मैं आपसे पूछूं फ्रांस का कल्चर कैसा है, तो क्या आप मुझे कोई किताब पढ़ के बताओगे? आपने वहां आम लोगों का जो व्यवहार देखा, आप उसी से बता दोगे कि फ्रांस का कल्चर ऐसा है। तो भारत का कल्चर कैसा है? उज्जैन के लोगों का जो व्यवहार था वैसा ही भारत का कल्चर है ना। कोई उसके लिए हमें किताब थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, आम आदमी का व्यवहार देख लो, वही भारत का कल्चर है। और आम आदमी का व्यवहार यह है कि न सिर्फ उसका बलात्कार देखा गया बल्कि उसकी बाकायदा वीडियो बनाई गई, वो वीडियो वायरल हो गई। और वीडियो के वायरल होने से एक चीज याद आती है, बंगाल की जिस डॉक्टर बेटी की हत्या हुई, बलात्कार हुई, उसका नाम पॉर्न वेबसाइट्स पर ट्रेंडिंग में रहा है बहुत दिनों तक। यह है हमारा समाज। और यह बात पहली बार नहीं हो रही है। भारत में जब भी मीडिया में कोई रेप केस आता है, तुरंत भारतीय पुरुष जा करके पॉर्न वेबसाइट्स पर उस नाम को खोजना शुरू कर देते हैं। हैवी ट्रैफिक जाता है पॉर्न वेबसाइट्स पर कि ये जो अभी रेप मर्डर केस हुआ है, मुझे इसकी टिटिलेटिंग, सेक्सुअली अराउजिंग, इरोटिक क्लिप देखनी है। अगर भारत ये कर रहा है और ऐसा कर रहा है कि वो वहां ट्रेंडिंग पर चला जाता है मामला, तो यही तो कल्चर है ना हमारा। जब तक ये कल्चर नहीं बदलेगा, रेप के इवेंट्स कैसे बदल जाएंगे? हमको लगता है रेप एक घटना है, एक प्रकरण है। वो प्रकरण नहीं है, प्रक्रिया है। कल्प्रिट पूरा कल्चर है भाई। हम ऐसे लोग हैं कि रेप होता रहेगा और उसके मूल में हमारी बहुत गहरी धारणाएं बैठी हुई हैं। उन्हीं धारणाओं के खिलाफ आज बंगाल आक्रोशित है। हालांकि जो लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो ये इन शब्दों में इस बात को नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इन्फर करिए ना कि अगर कल्प्रिट कोई पकड़ा जाना था तो कल्प्रिट तो पकड़ा गया, फिर आंदोलन किसके लिए? आंदोलन है ताकि कल्चर बदले। समझ रहे हैं बात को? हम भारत में, आप कहेंगे, लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा, लोग कहेंगे आप भारत की गौरवशाली संस्कृति के खिलाफ ऐसा बोल रहे हो, आप रेप कल्चर बोल रहे हो। आप भारत की संस्कृति में महिला को ऊंचे से ऊंचा पद कौन सा देते हो? मां का देते हो ना।
माने बिना सेक्सुअल एजेंसी के तो उसके पास कोई एजेंसी ही नहीं है ना? माने बिना रिप्रोडक्शन के, बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के तो महिला को ऊंची जगह भी नहीं मिल सकती। सर, इस बात पे मैं कहना चाहूंगा, रिसेंटली राजस्थान में एक खबर आई थी जहां पर एक लड़के ने अपने खुद के माँ को, आई थिंक राजस्थान में ही होगा, खुद के माँ के साथ ही बलात्कार कर दिया है। तो आप जो कह रहे हैं अभी, मतलब सम्मान के जगह पे, इज्जत के जगह पे, वो भी अभी नहीं रहा। वो नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब ये भी कहते हो कि माँ है और माँ को आप महिमा मंडित करते हो, उसमें भी सेक्सुअल अंडरटोन्स होती हैं। लड़की पैदा होती है, हम उसको बड़ा करते हैं, हम कभी ये भूल थोड़ी पाते हैं कि वो लड़की है। हमारे लिए वो इंसान कभी होती कहाँ है? मनुष्य थोड़ी होती है, वो स्त्री का शरीर होती है। हर तरीके से वो हमारे लिए एक फीमेल बॉडी होती है। हाँ, हमें जब उसको रिस्पेक्ट करना होता है तो हम कहते हैं फीमेल बॉडी है, रिप्रोड्यूस करती है, माँ है, माँ को इज्जत मिलनी चाहिए। माँ को क्यों इज्जत मिलनी चाहिए? माँ नहीं है तो इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? लड़की कहे मुझे माँ नहीं बनना, तो इज्जत नहीं दोगे क्या? पुरुष को क्या इसी नाते इज्जत देते हो कि पिता है? तो लड़की को इस नाते क्यों इज्जत मिले कि माँ है? क्योंकि हमारा बहुत बहुत संबंध उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। प्रजनन डिफाइन करता है औरत की हस्ती को, ये हमारा कल्चर है कि औरत की हस्ती की पूरी परिभाषा ही किससे निकलती है? प्रजनन से। और जब तक प्रजनन इतना महत्वपूर्ण रहेगा हमारी नजरों में, तब तक देखो ये संस्कृति नहीं बदलेगी, बलात्कार होते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? और यही जो पूरा जो रेप कल्चर है, इसके बहुत सारे चिन्ह होते हैं छोटे छोटे, हम उनको नहीं पहचानते, हम उनका कोई उपाय भी नहीं करना चाहते, कोई समाधान नहीं। बस जब कभी कोई इतनी भारी दर्दनाक घटना घट जाती है तब हमें लगता है यकायक कि ये क्या हो गया। लड़की को आप बोलते हो तुम देख समझ के बाहर निकला करो, लड़की को आप बोलते हो स्टे स्मॉल, स्टे क्वाइट, स्टे ट्रिम एंड प्रॉपर। ये सब उसी रेप कल्चर में आता है। हम कभी आइडेंटिफाई करते हैं क्या रेप एक बीमारी है? हम कभी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से पुरुष हैं जो प्रोस्पेक्टिव रेपिस्ट्स हैं और पहले ही उनका इलाज कर दो? सड़क पर कुत्ते घूम रहे होते हैं रेबीज लेकर के, आप उनका इलाज कर देते हो ना? आप ये इंतजार थोड़ी करते हो कि जाके किसी को काट लें, या करते हो? वैसे ही जब हम जानते हैं कि रेप एक एपिडेमिक की तरह है भारत में, तो ऐसे पुरुषों का हम पहले ही इलाज क्यों नहीं कर देते? हम उनको सड़कों पे घूमने क्यों देते हैं? पर इस तरह की आप कभी कोई बात भी सुनते हो क्या कि आइडेंटिफाई करो ना ये कौन से पुरुष हैं, इनको पहले ही पकड़ के ठीक कर दो, या रेबीज के कुत्ते को सड़क पे घूमने दें ताकि वो काटे और मार ही डाले? ये जो रेप कल्चर है, इट इज अ सबसेट ऑफ द कल्चर ऑफ वायलेंस। मुझे जो लगता है कि वायलेंस इफ इट्स लाइक अ ट्री, रेप इज जस्ट लाइक अ ब्रांच, उसी उसी टहनी पर ही है। You see, they are two fruits from the same branch. सबसेट नहीं है वो बिल्कुल उसी सेट का एक और एलिमेंट है। उसकी जो रूट है ना, उसकी वो जो रूट है वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन में है। मैं मेल हूं और मैं पावरफुल हूं, हिस्टोरिकल रीजन से मैं अभी भी पावरफुल हूं। अगर ह्यूमैनिटी बची रही तो 200 साल बाद ये जो पावर एसिमेट्री है ये कम हो जाएगी। पर हिस्टोरिकली मेल पावरफुल रहा है, कैपिटल सारी मेल के पास रही है, क्योंकि पहले एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत मसल पावर होता था, वो मसल पावर ज्यादा मेल के पास रहा। तो वो जो तब से ट्रेडिशन फ्लो करती आई वो अभी भी बची हुई है। दूसरी बात, वुमन के पास वूम था और वो इतना ज्यादा प्रेग्नेंट रहती थी कि वो फिजिकली इमोबाइल और इनकेपेबल हो जाती थी। चाइल्ड बियरिंग और चाइल्ड रियरिंग आपकी फिजिकल एनर्जी पूरी सोख लेते हैं, तो उसको मेल के नीचे रहना पड़ता था फॉर प्योरली बायोलॉजिकल रीजंस। एक तो ये कि एनर्जी तब ना तो स्टीम पावर था, ना फॉसिल फ्यूल था, ना न्यूक्लियर एनर्जी थी। तब तो मेनली एनर्जी क्या थी? हाथ से आती थी। हाँ, थोड़ा एनिमल पावर था,
पर एनिमल पावर के अलावा बाकी तो आपकी मसल की जो एनर्जी उसी से काम होगा, और बायोलॉजिकली मसल ज़्यादा पुरुष के पास है और वूम्ब औरत के पास है, और वूम्ब आपको एक तरह से पैरालाइज कर देता है। 9 महीने तक तो आप गर्भ से हो, उसके बाद आपसे बच्चा चिपका हुआ है और उसके साथ आप हो, और मंथली पीरियड्स हैं वो भी आपको इमोबाइल करते हैं, इनकेपेबल करते हैं, और दे आर लाइक अ टैक्स ऑन द बॉडी। तो ये सब पुराने बायोलॉजिकल रीजंस रहे हैं, और उन्हीं की जो श्रृंखला है वो आज तक चल रही है। आई एम द मैन, आई एम द कंट्रोलर, शी इज द वुमन। मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूं और वो भी मनुष्य नहीं है, ना मैं इंसान हूं ना वो इंसान है। जब तक हमारा जो कल्चर है ना वो कॉन्शियसनेस सेंट्रिक नहीं होगा, जब तक हम एक इंसान को मेल या फीमेल की तरह देखते रहेंगे, तब तक चीजों का बदलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर वो फीमेल है तो फिर तो जो मेरी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है वो उसको एक्सप्लॉइट करने की ही है, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम फिजिकली। मुझे हर चीज़ एक्सप्लॉइट करनी है, मुझे नेचर को एक्सप्लॉइट करना है, मुझे रिवर को, माउंटेन को एक्सप्लॉइट करना है, मुझे मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना है, मुझे दुनिया में हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करना है। तो अगर मैं किसी औरत को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं तो मैं करूंगा ना। जब तक हमारी जो बेसिक कंडीशनिंग है वही नहीं बदली जाएगी तब तक ये चीज़ नहीं रुकेगी। हमको जो पूरा कल्चरल ट्रेनिंग बचपन से मिल रही है ना वो बहुत गड़बड़ है। भाई बहन की रक्षा करेगा, बार बार यही रहता है ना, भाई बहन की रक्षा करेगा, भाई बहन की रक्षा करेगा। लड़की की इज्जत इसमें नहीं है कि उसने नोबेल प्राइज जीत लिया, लड़की की इज्जत इसमें है कि वो वर्जिन है, चेस्ट है। और अगर लड़की अपनी वर्जिनिटी खो दे तो वो सुसाइड फिर कर लेती है बहुत बार। इतना उसके दिमाग में भर दी गई है बात। तुम्हारी इज्जत का संबंध तुम्हारे जेनिटल्स से है। हम इतना ज्यादा सेक्स सेंट्रिक लोग हो गए हैं कि दिमाग में बस सेक्स ही चलता है और क्या चलेगा। एक बात और आप समझना इसमें, ये जो कल्प्रिट को हैंग करने की बात होती है ना, ये जिन लोगों द्वारा की जाती है, कल्प्रिट से सबसे ज्यादा फायदा भी यही लोग उठाते हैं। नहीं समझ में आ रहा? समझाता हूं। मैं इस घर का पैट्रियार्क हूं, ठीक है। मेरी 2-3 लड़कियां हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, उड़ना चाहती हैं। मैं उनको दबाना चाहता हूं, मेरी बात नहीं सुन रही। मैं लगा पड़ा हूं जल्दी से इनकी शादी कर दो। अच्छा, रेप कल्चर में ये भी आता है, जल्दी से शादी कर दो नहीं तो रेप हो जाएगा। मैं लगा हुआ हूं कि जल्दी से इनकी शादी कर दो, वो मेरी बात नहीं सुन रही। फिर मोहल्ले में किसी लड़की का रेप हो जाता है, बताओ सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इस पैट्रियार्क को फायदा हो गया ना। तो जिन लोगों को फांसी देने की मांग की जा रही है ना भद्रलोक द्वारा, जो जेंटल लोग हैं समाज के, वो बोलते हैं उसको फांसी दे दो, उसको फांसी दे दो। जिसको ही फांसी देने की मांग कर रहे हैं वैसे ही लोगों से पैट्रियार्की को सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि जब एक रेप की घटना हो जाती है तो हर घर में माँ बाप को ये हक मिल जाता है कि अब लड़कियों को और दबाओ और बोलो तू बाहर निकलेगी तो तेरा भी रेप हो जाएगा, चल चुपचाप घर में बैठ। द एंटायर थिंग इज रॉटन। बात यह है ही नहीं कि एक इंसान ने कुछ कर दिया, जिस इंसान ने कर दिया और पकड़ा गया उसको फांसी हो जाएगी। लेकिन मुझे यह बताओ यहां कल्प्रिट कौन नहीं है? यहां कल्प्रिट कौन नहीं है? और कोई घटना घटेगी कहेंगे अरे ये कपड़े ठीक से नहीं पहनती हैं इसलिए रेप हो जाता है। और जो 3-3 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है फिर, और जो 70-80 साल की वृद्धाओं का रेप हो रहा है उसकी क्या बात है? अरे रात में मत निकला करो। रात में आप सड़कें सैनिटाइज करो ना कि रात में कोई भी निकल सके। इस देश के हर नागरिक का हक है, वो किसी भी समय कहीं भी निकल सकता है। आप कौन होते हो उसका हक छीनने वाले? पर हम उसे नागरिक की तरह नहीं देखते ना। शी इज नॉट अ सिटीजन, शी इज अ वुमन। शी इज नोबडी, शी इज अ वुमन। उसकी और कोई आइडेंटिटी मैटर ही नहीं करती, बस वो वुमन है। और
हमको नहीं पता है, लेकिन हम सब लोग, वी एज men, राइट नाउ 2 men आर टॉकिंग अबाउट द एट्रोसिटीज दैट women हैव टू bear. हमें नहीं पता होता, लेकिन इनडायरेक्टली या सबकॉन्शियसली हम सब उस रेप कल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं. ये सारा जो आंदोलन है, इसकी उपयोगिता इसी में है कि अगर वो कल्चर बदल पाए तो. हम अभी 2 घंटे तक बात कर सकते हैं और एक एक करके उदाहरण मेरे दिमाग में आते जाएंगे कैसे छोटी छोटी बातों में हमारा जो कल्चर है वो लड़की को बस एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही देखता है. आपने जो पैट्रियार्क की बात की, तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ रिसर्चर इन अ यूनिवर्सिटी इन कोलकाता। तो उनके वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है कि ऐसे चल रहे हैं, माहौल ठीक नहीं है, तो आफ्टर 7 PM नो वन कैन स्टे इन द लैब बिल्कुल एंड वर्क। बिल्कुल. और रिसर्चर्स की काम ही होती है, बाहर के यूनिवर्सिटीज, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग रात बीच बीच रात तक काम करते हैं, 2 बजे 3 बजे तक, और इनको 7 बजे तक वापस किया जाता यही है। रेप कल्चर है, यही रेप कल्चर है. हम इसको कहेंगे दिस इज अ कल्चर ऑफ सिक्योरिटी फॉर वीमेन. नो, दिस इज द कल्चर ऑफ रेप. जिन जगहों पर महिलाएं एक स्वतंत्र समान नागरिक की तरह रात में सड़कों पे निकल के जो उनको लगता हो वो काम नहीं कर सकती, वहां पर बस रेप की ही संस्कृति है. और ये संस्कृति ही पूरी बदलनी पड़ेगी. एक घटना पर मात्र शोर मचाने की बात है ही नहीं, इसीलिए वो शोर रुक नहीं रहा है. क्योंकि इस बार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एलीट लोग हैं. कहीं ना कहीं उनको ये सेंस हो गया है कि इट्स नॉट अबाउट दैट वन पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड, इट्स अ मच डीपर मेलेस. ये आंदोलन अभी जो चल रहा है, तो इसमें तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जितने भी रेप के घटना ये ग्रामीण अंचलों में, रूरल्स में होते थे, वहां पर आम लोगों के पास उतनी ताकत नहीं थी प्रशासन के खिलाफ, या फिर खुद भी बोल सके, या फिर दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ टू गो फॉर अ पब्लिक मूवमेंट लाइक दिस, अभी जो हो सक रहा है। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी आ जाता है कि अगर किसी चीज के ऊपर आपको हाँ, आवाज उठानी पड़ेगी, तो आपको बिल्कुल. एक इंडिपेंडेंस खुद का चाहिए होगा। एकदम एकदम एकदम. देखो देखो, फिर उसी आंकड़े पर वापस आते हैं कि 15 मिनट तो सरकारी आंकड़ा है कि हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है. हम्म. आशंका यह है कि शायद वो हर दूसरे मिनट में हो रहा है. और ये चीज तब तक नहीं हो सकती जब तक इसको एक वाइडर सोशल सैंक्शन न मिला हुआ हो. मैं उदाहरण देता हूं. आपकी जो पार्लियामेंट है और आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें 150 से ज्यादा ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी और एमएलए, जिन पे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुकदमे चल रहे हैं. और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन पर सीधे सीधे बलात्कार और हत्या के भी मुकदमे चल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ. ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको वोट किसने दिया है? जनता ने दिया है ना. ये रेप कल्चर है. ये नॉर्मल सी बात है यार, उसने कर दिया होगा रेप. बॉयज विल बी बॉयज, मेन विल बी मेन. रेप हो जाता है, कोई बात नहीं, वोट दे दो इनको और इलेक्ट कर लो. हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हुँ? एक एक बाबा जो रेप केस में ही जेल में है, उसको न जाने कितनी बार पेरोल, फरलो ये सब दिया गया कि तुम बाहर चले जाओ. खासकर जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी का टाइम आता है तो उसको बाहर जाने देते हैं. और जिस जेलर ने उनको बार बार बाहर जाने दिया, प्रॉब्ली ऑन पॉलिटिकल ऑर्डर्स, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर ली है. यह है रेप कल्चर, जहां रेप को एक सैंक्शन मिला हुआ है कि तुम रेप वगैरह करते भी हो तो कोई बात नहीं. क्या हो जाता है? जब पब्लिक वोट दे रही होती है तो पब्लिक को पता होता है ना कि ये रेपिस्ट है, मैं इसको वोट दे रहा हूं. जब पब्लिक को रेप फिर एक्सेप्टेबल है तो रेप कैसे रुक जाएगा?
जो हमारे इज्जतदार लोग हैं, कई बार हमें पता होता है कि वो रेपिस्ट है, तब भी हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं। तब चलता है। एक बात जो आचार्य जी यहाँ पे अकड़ती है कि पुरुष तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन महिलाएं जो अभी पॉलिटिक्स में है या फिर नेतृत्व कर रहे हैं, हम तो ये आशा रख सकते हैं ना कि एक महिला दूसरे महिला की मनोभाव या फिर स्थिति समझे। कल्चर कल्चर जो होता है ना, कल्चर ऑल परवेसिव होता है। वो बच्चे में होता है, बूढ़े में होता है, महिला में, पुरुष में, छोटे बच्चे में, छोटे लड़की, छोटी लड़की, सब में होता है। सब एक साथ उसके शिकार बनते हैं। इट्स अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच एवरीवन पार्टेक्स। हाँ, उसमें फिर कुछ जो थोड़े कॉन्शियस लोग होते हैं वो एक्सेप्शन बनते हैं। हमें उन एक्सेप्शंस की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात रेप की नहीं है, बात इस पूरी संस्कृति को ही बदलने की है। हमारे लिए वुमन एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, और जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे तब तक कुछ बदलेगा नहीं। आपकी मूवीज में महिलाओं की क्या जगह रहती है, अच्छा बताइएगा। कितनी मूवीज होती हैं जिसमें महिला के पास कुछ भी करने के लिए होता है, उसकी एक टोकन प्रेजेंस होती है, ज्यादातर सिर्फ शरीर दिखाने के लिए। पूरी मूवी होगी जो मेल सेंट्रिक होगी, जिसमें सारे मेल कैरेक्टर्स, इट्स अ मूवी अबाउट फाइव बॉयज, 5 men हैविंग अ गुड टाइम, 5 गैंगस्टर्स। फिर उसमें बीच में एक अचानक एक आइटम सॉन्ग आ जाएगा, उसमें एक औरत होगी, वो अपना नाच रही है अर्धनग्न होके। that's the position of women in our culture. You come here, you are a body, you remain a decent sexual object, and then we will inseminate you, then you bear our kids and become a good mother. ये जो मदरहुड को भी हमने ग्लोरीफाई किया है, उसका सेक्सुअल डायमेंशन समझिए ना। हम बार बार बोलते हैं माँ माँ माँ। माँ तो तभी बनेगी ना जब पहले कोई पुरुष जाके सेक्स करेगा। अभी और न जाने कितनी ऐसे उदाहरण दिमाग में आते जा रहे हैं जहां पर हम एक्चुअली इस बात को ग्लोरीफाई करते हैं कि कोई बंदा महिलाओं पर कितना ज्यादा चढ़ के बैठ सकता है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, और वो छोटे छोटे सिंबल्स में होती है। और छोटी जगहों पर तो इतनी सेंसिटिविटी होती भी नहीं है कि वो इन सिंबल्स को पकड़ पाएं कि ये जो है ना, ये टॉक्सिक सिंबल था अभी अभी जो किया गया है। और वही जो टॉक्सिक सिंबल है वही एक्यूमुलेट हो करके फिर कहीं ना कहीं रेप की तरह विस्फोट के रूप में सामने आता है। मच मच डीपर चेंज इज नीडेड। बात लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, बात इसकी भी नहीं है कि आप कानून में परिवर्तन करके कर दो कि रेपिस्ट को फांसी दी जाएगी। ये सब बात ही नहीं है, बात कहीं और है। बात हमारे घरों में है। इट्स नॉट, हम बोल रहे हैं ना, अभी आपके यहाँ चल रहा है रिक्लेमिंग द स्ट्रीट्स। नो नो नो, इट हैज टू बी डीपर देन दैट। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट रिक्लेमिंग द हाउस इटसेल्फ। औरत को सड़क पे तो खतरा है ही है, सड़क से ज्यादा खतरा उसे अपने घर के अंदर है। इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द हाउस होल्ड। कल्चर का पालना तो घर होता है ना, संस्कृति तो घरों में बच्चों को दी जाती है ना। हाँ, तो सारी गड़बड़ घरों में ही हो रही है। अब मुझे मालूम नहीं कि ये आंदोलन उतनी गहराई पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा कि ये भारत भर में एक सांस्कृतिक सुधार का आंदोलन बन पाए। लगता तो नहीं कि इतनी गहराई पकड़ पाएगा, पर पकड़नी चाहिए। अपने तरह से हम भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। सर धन्यवाद। और इस संस्था का, हमारी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आचार्य जी से मिलने से पहले बहुत भटके हुए थे सर। सच में जिंदगी एकदम इतनी बदतर थी कि हमें मालूम भी नहीं हो रहा था हमारी जिंदगी इतनी बदतर है। तो जब से आचार्य जी आए और हमें अपनी पहचान हुई, अपनी इस खस्ता हालत की पहचान हुई सर, मैं बहुत तहे दिल से इस संस्था का खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आचार्य जी हमारे सामने आए और हम आचार्य जी से जुड़े। सर सत श्री अकाल जी, नमस्ते।
मेरा नाम कर्णदीप सिंह है। मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ और इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स बोर्ड में काम करता हूँ सर। सर मैं आचार्य जी को पिछले 4 सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन सुन तो रहा हूँ लेकिन जुड़ा फिलहाल अभी पिछले महीने से ही हूँ। और सर अभी मेरा फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है और आज की सीख से जो मैंने सीखा वो मैं साझा करना चाहता हूँ सर। मतलब कि जो हमारे समाज ने या हमारे आसपास के माहौल ने बचपन से हमारे अंदर जो भी हमारे सामाजिक संस्कृतियां डाल दी जाती हैं, उनके चलते तो हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर सत्य को अंदर लाना है तो उन पुराने सत्यों को जो वास्तव में एक झूठे सत्य हैं, उनको पहले अपने जीवन से निकालना पड़ेगा